जय हिंद। काइनेमेटिक्स की सीरीज़ में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 से जो 31 जनवरी को आया था, और यहाँ पर हमें इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल गिवन है जो ग्राउंड से एक पर्टिकुलर यू वेलोसिटी के साथ फायर किया गया है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुँचा है तो उसकी वेलोसिटी बेसिकली ये है, ये भी गिवन है हमें। हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है और प्रोजेक्टाइल में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन मेन है। वंस किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको ये पता चल जाए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी थी, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है उसकी वेलोसिटी √3/2u, ठीक है, तो आप यहीं से एक एनालिसिस कर सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की वो केवल ux वाली ही रहती है, बिकॉज ये और कोई हाइट अटेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो y कंपोनेंट होगा, यानी अगर मैं इसे vy बोलूँ तो वो 0 हो जाएगा, और जो vx है वो बेसिकली ux के बराबर ही होगा। यानी ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपको प्रोवाइड होती है, आप ऑटोमेटिकली ये समझ जाइए कि इनिशियल भी जो उसकी u की वेलोसिटी थी, यानी जो u गिवन था उसका x कंपोनेंट √3/2u था। अब ये भी आपको प्रोवाइडेड था कि इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अगर ये एंगल थीटा है तो u cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है √3/2 इंटू यू। अब u सेम है दोनों तरफ, cos थीटा की वैल्यू √3/2 होती है cos 30 पे, तो यहाँ से अगर मैं u हटा दूँ तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। मतलब थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यहाँ से ऐसे लिखेंगे हम, cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, और बेसिकली थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको जैसे ही पता चला कि थीटा 30 डिग्री है तो बेटा आपको वर्टिकल कंपोनेंट भी पता चल गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin 30 डिग्री। u sin 30 डिग्री का मतलब हो गया, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो बेसिकली जो uy हो गया वो हो गया हाफ u/2। अब इसका मतलब क्या है कि हमने क्यों फाइंड किया? देखिए, जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट आया तो अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से जाइए टाइम ऑफ फ्लाइट के, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन अप्लाई करिए। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशन का एक जो कहते हैं समेशन होता है। एक वर्टिकल मोशन, बॉल ऊपर जाती है या प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके नीचे आता है। तो जब हम वाई डायरेक्शन को स्टडी करेंगे तो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि हम वाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड होते हैं उस वक्त। तो यहाँ पर अगर मैं वाई डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो y इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t²। अब हमें पता है जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाकर वापस ग्राउंड में आएगी तो अगर ये ओरिजिन है तो अगर हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करें, देखिए यहीं से गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट वापस यहाँ पे आने में 0 है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड ही कर लिया था जो u/2 है। t को t ही रहने देते हैं बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट ही हमें निकालना है। और जब बॉल ऊपर से जाके दोबारा नीचे आएगी, जब ये मोशन कंबाइंड होगी तो बॉल ऐसे करके जाएगी, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे जाके फिर नीचे आएगा। इन दोनों ही केसेस में ये वाला टाइम भी वही टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रोजेक्टाइल बिल्कुल पूरे मोशन के दौरान करती। तो यहाँ पर अगर हम y 0 डालते हैं तो भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट ही मिल रहा है। अब यहाँ पे हम हाफ लिखते हैं। अगेन ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर आपने प्लस बोला है तो सिमिलरली कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो नीचे की तरफ होगी उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस का g/t², ठीक है। और मैं g की वैल्यू इसलिए नहीं डाल रहा बिकॉज अगर ऑप्शंस को क्लोजली लुक करें तो वहाँ पे g गिवन है। अब ये हो गया बेटा u/2t, ठीक है। ये माइनस इधर आएगा जो कि उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो बना हाफ gt²। अब देखिए t से ऐसे t कट जाएगा और ये 1/2 से के लिए 1/2 कट गया, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका u/g। तो आप देख सकते हैं u/g कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। यूजुअली बच्चे जो है इससे कन्फ्यूजन में इसलिए आते हैं कि प्रोजेक्टाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे कि जब भी आपको टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर वेलोसिटी गिवन होती है तो आपको बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकाली जा सकती है। आप इनिशियल वेलोसिटीज़ निकाल सकते हैं, एंगल्स निकाल सकते हैं, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पूछा जाए वो सब निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चैप्टर में इसकी वेटेज है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है, ये 12th क्लास का भी इसमें कंसेप्ट है थोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक स्पेरिकल बॉल और स्पेरिकल मेटेलिक बॉल, एक इंसुलेटिंग बॉल है, मान लीजिए रबड़ की बॉल हो गई, और एक मेटेलिक बॉल है, दोनों को जो है ड्रॉप किया गया सेम हाइट से, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यूजुअली हम जानते हैं चीज़ें हल्की हो या भारी अर्थ की तरफ सेम रेट से अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक बॉल मेटेलिक है, तो देखिए मेटेलिक जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जब इनके आसपास चेंज होती है तो ये करंट इनके अंदर जनरेट होता है, और वो करंट हमेशा इनकी मोशन को अपोज करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब वो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मोशन को अपोज ही करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। इसके लिए एक शॉर्ट हमने बना रखा है, उस शॉर्ट को आप देखिए, और उस शॉर्ट में जो है बेसिकली मैग्नेट को एक कॉपर पाइप के अंदर डाला गया है, जबकि मैग्नेट और कॉपर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो आप ये देख सकते हैं कि मैग्नेट की जो स्पीड स्लो हो जाती है। रीज़न है कॉपर पाइप में करंट जनरेट होते हैं जो इसकी मोशन को डैम्प कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। वाइस वर्सा ऐसे भी हो सकता है कि कोई मैग्नेट की पाइप हो, उसके अंदर कॉपर डाली, यानी ऑल्दो मैग्नेट और कॉपर का कोई इंटरेक्शन नहीं है, स्टिल जो है स्पीड स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मेटेलिक बॉल है तो अर्थ के केस में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी जो उसके अंदर करंट जनरेट करेगी, और कहीं ना कहीं वो करंट उसकी मोशन को स्लो ज़रूर करेंगे, यानी नेचुरल फ्री फॉल तो नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर मेटल बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर, ये गलत हो गया। बोथ विल रीच, ये भी गलत हो गया। इंसुलेटिंग बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर देन द मेटल बॉल, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि जो इंसुलेटिंग बॉल है वो जल्दी गिर जाएगी, उसमें कोई इंडक्शन नहीं होगा, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड या करंट की वजह करंट जनरेट नहीं होंगे जो अपोज करेंगे उसकी मोशन को। टाइम टेकन बाय देम टू रीच अर्थ सरफेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, नहीं ये गलत है, प्रॉपर्टीज पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये है क्वेश्चन, दोबारा ये हमने पहले भी रिपीट किया हुआ, बस इस बार इस क्वेश्चन को वैल्यूज़ के साथ दिया है। 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है एक गाड़ी, और फिर अगले 4 किलोमीटर 5 की स्पीड से चलती है, एवरेज स्पीड बतानी है। क्या होता है, कई बार बच्चे एवरेज कर देते हैं 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाय 2, लेकिन ध्यान रखना वो गलत हो जाता है, 4 इसका आंसर नहीं है, और वो कहीं ना कहीं देखो दिया भी होता है। हमेशा ध्यान रखना पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी है, एक बार 4, फिर 4 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर। टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं टाइम को t1 + t2 लिखता हूँ, तो टाइम एक टाइम निकलेगा, वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर डालूंगा। देखिए पहले टाइम पीरियड में 4 किलोमीटर 3 की स्पीड से, तो डिस्प्लेसमेंट 4 है, वेलोसिटी 3 है। फिर दूसरे केस में 4 किलोमीटर 5 की स्पीड से, तो डिस्प्लेसमेंट 4 है और वेलोसिटी 5 है। तो ये क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, 8 अपॉन नीचे एलसीएम लिया जाएगा, ये हो गया मान लीजिए 5 3 15, और 4 5 20 प्लस 4 3 12, तो ये हो गया बेटा आपका बेसिकली 8 × 15 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। 4 2 8 और 4 8 32, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। तो आई थिंक 15/4, 15/4 का मतलब 4 1 4, 4 3 12, फिर 3 आएगा, ठीक है, 4 3 12, और 30, 4 7 28, फिर 20, 4 5 20, तो 3.75। अब देखो हमने कहीं पे भी जो है यूनिट्स चेंज नहीं करी थी, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन अपने आप ही किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, ये पहले भी रिपीट हुआ है, आप पार्ट 1 2 में इसे ज़रूर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं है, और आगे फिर ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ बेस्ड, यहाँ पे आपका कुछ ग्राफ दे रखे हैं पोजीशन टाइम के और इधर वेलोसिटी टाइम के, आपसे पूछा गया है कि मैच करने इन्हें। देखिए वैसे तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक्स और टी का ग्राफ ऐसे है, तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप चेक करूँ सबसे पहली बात, तो देखिए ये स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो जिस भी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही होगी वो ये ग्राफ होगा, तो ये वाला ग्राफ सीधा ये है, ठीक है। अब दूसरे लॉजिक से क्या आप समझ सकते हैं, देखिए x =
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए t0 पे ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, यानी u0 ही था उसका, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी x इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये x इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है जब आपका a कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब x टी स्क्वायर का ही तो ये ग्राफ है, देखो पैराबोला, ये इक्वेशन पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है। अब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सेलेरेशन होता है डी बाई डी टी, तो जो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी जो बढ़ेगी वो एक ही तरीके से बढ़ती जाएगी, अजीब व गरीब नहीं बढ़ेगी अगर हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो ये लॉजिक भी है एक समझने का। तो यहाँ से आप देखिए वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, ये भी बता रहा है धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ए का जो है सेकंड से हो जाएगा। अब ए का सेकंड से रिलेशन देखिए दो ऑप्शंस में है, इसमें और इसमें, बाकी कहीं नहीं है, तो हमारे पास इन दो में ही चेक करना है। अब बी में आते हैं, बी इसका बिल्कुल उल्टा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशंस हो रही हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूँ तो स्लोप इसकी नेगेटिव में ही बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में होगी। तो ये देखिए ये रिलेशन बिल्कुल बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वेलोसिटीज़ एकदम देखिए नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लास्ट में आके ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है, और वो आपको वेलोसिटी भी यहाँ पे जीरो रिप्रेजेंट करके दिखानी होगी। तो देखो ये जीरो करके दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन इसके साथ बेटर मैच होता है। अब सी वाला जो है हमें ये सी, ये देखिए यहाँ पे अभी आपको बताया था, यहाँ पर इस जगह पे एक वेरिएशन थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं यहाँ पे स्लोप से वेलोसिटी बताऊँ तो अभी हमने कहा था ना ये स्ट्रेट लाइन जो है आपको स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जब मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ या स्लोप बना रहा हूँ तो वो एक ही है पूरे इस कर्व की, यानी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो एक इंटरवल वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव की तरफ चली गई वेलोसिटी और तब भी कांस्टेंट है। तो देखिए ये ग्राफ यही हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर एक वैल्यू के बाद एकदम से दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यू की तरफ कांस्टेंट है। तो सी वाले का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपका हो गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है, यानी सी का थर्ड हो गया। तो आई थिंक देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है। एक बार डी को भी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए डी में अगेन यूनिफॉर्मली जो है आपकी ऑब्जेक्ट जा रही है, तो ये बिल्कुल इसी के जैसा ग्राफ है, बस इसमें सेकंड पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर 1, तो डी का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे स्लोप के कंसेप्ट से, अगर आपको स्लोप का कंसेप्ट पता है कि पोजीशन टाइम की स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी टाइम की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो एक सिंपल सा ट्रिवियल क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं थोड़ा सा। ये अगेन डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर पोजीशन और टाइम के बीच में वेरिएशन दे रखा है x इजिकल टू 4t², और आपसे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेलोसिटी पूछी गई है। अगेन हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, तो और दूसरा उसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो बस डिफरेंशिएशन करना है, आम सरल भाषा में बोलें तो 2t टू की पावर -1, और यहाँ पे ये हो गया 8t, ठीक है। अब वेलोसिटी है t इजिकल टू 5 का मतलब है 8 इंटू 5 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट, जो सेम वेलोसिटीज़ के साथ हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लेते हैं। एंगल्स दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है अल्फ़ा और बीटा से, और ये रिलेशन आपको दे रखा है। आपको रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ, ठीक है, डिवाइडेड बाय g। जब यहाँ 2θ आता है तो यहाँ g नहीं आता, ये रिमेंबर करने का टेक्निक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ पहले सेकंड ऑब्जेक्ट की, तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज और सेकंड ऑब्जेक्ट का लिए बेसिकली बीटा एंगल है, तो वो हो जाएगा बेटा, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम थी, u² sin 2β डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल रेंज अल्फ़ा, इस वाले का g भी आएगा, प्लस यहाँ कर लेते हैं u² sin 2α/g, ठीक है। ये रिलेशन हमें पता चल गया, ये आना u² तो u² कट जाएगा, g से g भी कट जाएगा। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल रेंज में सीधा h बीटा अपॉन h अल्फ़ा लिख रहा हूँ इस बार हॉरिजॉन्टल रेंज को, ये हो जाएगा sin 2β
डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे अब आएगा जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसका काम। हमें पता है अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री है, तो मैं किसी एक भी इक्वेशन में, मान लीजिए मैं साइन ये 2 बीटा वाली में इसको लिख देता हूँ साइन 2 और बीटा की जगह लिख देता हूँ 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 90 माइनस अल्फ़ा, तो बेटा ये बन जाएगा साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वाड्रेंट वाला फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए, ASTC। ये 180 माइनस 2 अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, डैट मीन्स कि ये साइन ही रहेगा और 2 अल्फ़ा बन जाएगा। तो साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा ही होता है। बेसिकली साइन 2 बीटा किसके बराबर है? साइन 2 अल्फ़ा के। तो जब हम इस इक्वेशन को अब यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे तो एच बीटा अपॉन एच अल्फ़ा जो हमसे रेशो बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए, वो हो गया साइन 2 बीटा अपॉन साइन 2 अल्फ़ा की जगह पे भी साइन 2 बीटा लिख सकते हैं। तो ये आ गया रेशो 1। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होगी यहाँ पे 1:1 आ गया, तो 1:1 है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो जब भी चाहे ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ अगर प्रोजेक्ट करी जाए डिफरेंट एंगल्स पर, उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम रहती है। ये कंक्लूजन भी है यहाँ से। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरी बार मैं इसे 2023 के सेशन में कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंट डेज पे ज़रूर आया है लेकिन लॉजिक एवरीवेयर सेम है। अगेन गाड़ी चल रही है x डिस्टेंस v1 से और अगला x डिस्टेंस v2 से, आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। दोबारा एक बार कर देते हैं सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा एवरेज करते टाइम ये क्वेश्चन दिया इसीलिए कि आप लोग इसे टिक करें। ठीक है, ये 9th क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एवरेज की आदत है, दो चीज़ों का एवरेज है, दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, बट ऐसा नहीं है, हमें फॉर्मूले पे जाना है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका x प्लस एक्स 2x, आदि x डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम t1 लगा है वो होगा x अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन v2, यानी कि 2x, नीचे एलसीएम आ जाएगा v1 v2, यहाँ पे x v2 प्लस एक्स v1। आप x से x कॉमन लेंगे यहाँ पर तो 2x और ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा और इधर x कॉमन लेके v1 प्लस v2, x से x कट जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस हिसाब से बार बार ये आ रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ का सॉल्यूशन हमें पता है कि हमें सबसे पहले समझना होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर वीटी ग्राफ है तो उसके अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। अब बस यहाँ पर ध्यान रखना डिस्टेंस भी इसी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं वो सब ऐड करने हैं और नीचे वाले माइनस करने हैं, वेरएज डिस्टेंस के केस में सब कुछ ऐड होगा, सारे एरियाज़ ऐड होंगे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ रेशो बनाना है 0 से 10 सेकेंड में। तो मैं ऊपर लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 10 सेकेंड और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10 सेकेंड, डिस्टेंस 10 सेकेंड। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे होगी, एरिया निकालने बेटा बस आपने ग्राफ को देखना है ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सारे एरिया लिख रहा हूँ, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 8 और 2 रेक्टेंगल है, 8 इंटू 2 सीधा लिख रहे हैं 16। फिर आइए यहाँ पे 4 और 2, 4 2 जा 8 प्लस 8 लिखिए। फिर आइए यहाँ पर 4, 8 से 4 से 8 तक गया ये 4 और फिर दोबारा 4, तो 4 4 जा 16। अच्छा ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ तो देखो ये वाला माइनस में लिखना था बिकॉज ये वाला एरिया नीचे की तरफ है। ठीक है, ये ऊपर वाले प्लस में लिख रहा हूँ। दोबारा एरिया नीचे वाला आ गया, ये है 4 और अगेन ये गैप है 2,
4 इंटू 2 ये हो गया 8, ठीक है। तो मैं माइनस का 8 लिखा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस का 16 प्लस का 16 माइनस का 8 प्लस का 16 माइनस का 8, ठीक है। ये था डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब जब मैं डिस्टेंस के लिए लिखूंगा तो ये सब ऐड होंगे, 16 प्लस 8 जब मैं डिस्टेंस के लिए लिखूंगा तो सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब बस मेरे को समराइज करना है इसको। देखो 16 से 16 16 नहीं जुड़ जाएगा ये सब, तो यहाँ पर 16 16 या फिर दोनों 8, ये दोनों 8 जुड़ेंगे, माइनस 16 हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो ऊपर आ गया भाई 16, नीचे आ गया 16 16 32, 32 और 8 जो है आपका 40, 40 और 8 आपका 48 हो गया, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1:3। तो देखिए 1:3 भी ऑप्शन नंबर भी है। तो आपने देखा किस तरीके से बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से ये जो है पूरा हर चैप्टर वाइज ऐसे ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।